जी आयशा, क्या आप सुन पा रही हैं? ठीक। नदीम मलिक साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आना चाहूंगी। सर, सवाल तो यहाँ पर यही है, जो जैगम साहब ने भी बात की, बड़ी अहम है कि अगर उस वक्त ये जो मुदाखलत है, ज़ाहिर ये फ्लिप ऑफ द साइड भी थी, टू साइडेड थी, तो यकीनी तौर पर जो बात आपने अपनी गुफ्तगू में भी कही है कि अब जो बानी पीटीआई है उनके खिलाफ भी इस तरह कोई फैसला आ सकता है मुमकिन तौर पर, तो पॉलिटिकल करियर आप कैसे देख रहे हैं आगे? क्या आप समझते हैं कि पीटीआई का आगे क्या पॉलिटिकल एक नैरेटिव हो सकता है, कि क्या फ्यूचर हो सकता है? देखिए, इस केस के असरात बराह रास्त इमरान खान और पीटीआई के ऊपर पड़ेंगे। मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ये हमें वेट करना पड़ेगा कि ये जो चार्जेस की लिस्ट है इसमें 9 मई और वो जो उनके खास तौर पर पेशावर से लाहौर वाला प्रोटेस्ट था, हमें पुरानी फुटेजेस आजकल ये इमरान की दिखाने की कोई ज्यादा इजाजत नहीं है, नहीं तो मैं वो फुटेज दिखाना चाहता जब इमरान खान पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इस्लामाबाद चलने की तैयारी कर रहे थे। तो उस वक्त उनको एक टेलीफोन कॉल गई थी और वो शाह महमूद कुरैशी ने वो टेलीफोन कॉल इमरान खान से रब्ता करवाया था। मेरे ख्याल में उस सारी कॉल के पीछे भी कुछ ताकतवर लोगों का था दखल, जिसमें जनरल फैज भी शामिल थे मुमकिन तौर पर पैगाम रसानी के लिए। इसी तरीके से इमरान खान का जो वजीराबाद अटैक के बाद लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ एक प्रोटेस्ट कॉल थी, जो आर्मी चीफ की तैनाती के चंद रोज पहले थी, शायद कोई नवंबर के आखिरी दिन थे, 29 नवंबर को इन्होंने इनका नोटिफिकेशन होना था जनरल फील्ड मार्शल आसिम का, तो उससे 2-3 रोज पहले वो पिंडी में आके उन्होंने पड़ाव डाला था। तो मेरे ख्याल में ये इल्जामात कहीं ना कहीं जाके घूम के फिर के इनका आपस में वो कनेक्शन डेवलप करते हैं जनरल फैज का और पीटीआई की उस सियासत का और इमरान खान का। अगर इनके ऊपर ये चार्जेस हुए तो उस चार्ज का दूसरा हिस्सा इमरान खान की तरफ जाएगा, ये नहीं है कि नहीं जाएगा, जाएगा अगर इनके ऊपर ये चार्ज हुए तो। ये सिर्फ वेट हमें ये करना पड़ेगा कि इनको क्या 9 मई में, और ये जो मैं 2-3 आपको बड़े इंसिडेंट बताए हैं कि इनके अंदर वो फ्रेम किया गया है या नहीं किया गया। अगर किया गया है तो फिर दूसरा हिस्सा इसका ऑटोमेटिकली इमरान खान की तरफ जाएगा और इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, छोटी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। और हमारे तमाम इदारों को भी और लीगल फोरम्स को भी बहुत ही केयरफुली आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी सियासी शख्सियत को, मेन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आप कर रहा होगा, अगर उनको इन चार्जेस के अंदर आप फ्रेम करके पनिश करते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन हमें अच्छे से जायजा लेनी पड़ेंगी। हमारी तारीख में एक वाकया हो चुका है पहले, जुल्फकार अली भुट्टो को जो अदालत से सजा दी गई थी, वो आज तक 50-60 सालों से हम उसको पीटते हैं कि वो जुडिशियल मर्डर था। तो वो वाला केस हमें नहीं दोहराना है, उससे बच के निकल के हमें कोई रास्ता निकालना है। तो जनरल फैज के मामले में भी जितनी ट्रांसपेरेंसी इख्तियार की जाएगी, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी अपीलें फाइल होती हैं तो बहुत अच्छा होगा। और उसी तरीके से सियासत के अंदर अगर ये इल्जामात साथ जोड़े जाते हैं पीटीआई या इमरान खान के ऊपर, तो उसमें कभी भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट होती है जो आने वाले दहाइयों तक बरकरार रहती है। उन चीजों को सामने रख के आगे बढ़ना चाहिए, उसके बगैर नहीं बढ़ना चाहिए। दुरुस्त बात है। आयशा साहबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा साहबा, इसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस है वो बहुत बड़ी होंगी, आप क्या देखती हैं कि यहाँ पर अब बिलखुसूस एक अगर पार्टी के फ्यूचर की हम बात करें, बड़ा डिसाइसिव हो सकता है इस फैसले के बाद? आयशा यार देखिए, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो होंगे, वो तो हालात और वाकयात हमें जिस तरफ लेकर जा रहे हैं वो ऑलरेडी हमें ये सब बता रहे हैं। लेकिन जो ऊपर मलिक साहब बात कर रहे थे कि कितना मुहतात सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत है मौजूदा मुल्की हालात में, वो भी अहम नुकता है। अब अगर जो सजा सुनाई गई है, जिन इल्जामात पर सुनाई गई है, सबसे पहले तो इस इल्जामात तफसीलन सामने ना आ जाएं, किस तरह की सियासी एक्टिविटीज के अंदर किरदार रहा, किरदार की हद क्या रही, अपनी जिम्मेदारी से बाहर कितने गए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई तो उसके अंदर क्या क्या था, ये सारी चीजें मेरा ख्याल से कम इस एक मामले के बाद पब्लिक कर देनी चाहिए, ताकि अवाम भी जाने और समझे कि जो लोग ओहदों पर बैठे हैं उनका किरदार किस हद तक है, उनका दायरा कहाँ तक रहता है और कहाँ से आगे वो अपने दायरे से बाहर आते हैं। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है और लोगों का भी जानना बहुत जरूरी है। अब जो ये बात हो रही थी कि कितना वो अपने ओहदे को लेकर सियासत के अंदर आए और कितना सियासत उनके दायरे के अंदर गई, ये तो फिर वाइस वर्सा है। जाहिर बात है जब हाथ मिलाए रखे हो और एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये कहूंगी कि बीइंग मीडिया पर्सन हम तो बहुत क्लोजली इन सब चीजों को 2014-15 ऑनवर्ड मॉनिटर कर रहे थे। अगर एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर के नीचे उनके डीजीआई ये सब कुछ कर रहे थे, किस हद तक कर रहे थे, अगर मीडिया में बहुत कुछ ढके छुपे ड्राइंग रूम्स में सज्जियों के अंदर मिन्सिंग द वर्ड करके कहा जा रहा था, तो क्या हम ओहदों पर बैठे जिम्मेदारान नहीं जानते थे कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? जो बातें 2019 में हुई वो 22-23 में आके प्रोसेस होना शुरू हुई, तो आप देखेंगे कई जगहों पर बर्दाश्त की हद क्या रही। ये सब खिलवाड़ किसके साथ हो रहा था? ये रियासत के साथ हो रहा था, मुल्क के कानून के साथ हो रहा था, मुल्क के आइन के साथ हो रहा था।
और कर कौन रहे थे? वो जिम्मेदारान है जो कि अहम तरीन ओहदों पर इस मुल्क के बैठे हुए थे, जो इस जिम्मेदारी के साथ थे, जिन्होंने हल्फ उठाए थे। और उन हल्फ उठाने वालों ने मुल्क के अवाम के साथ क्या सलूक किया, क्योंकि जब ये इल्जाम कहते हैं कि शहरियों को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल शामिल है, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल है, तो अवाम को क्या मैसेज जा रहा है कि जो जिम्मेदारान है उनके वही उनके साथ गलत कर रहे थे, जिन पर आप भरोसा कर रहे हो वही रिसोर्सेज के साथ खेल रहे थे। अब जब आप बार बार कहते हैं ना सियासी जमात और वो सब कुछ किस भरोसे पर एक सियासी जमात भी उस हद तक गई, सवाल तो ये हम है ना, वो सियासी जमात इस किसके भरोसे पर वो रेड लाइन क्रॉस कर गई, कैसे रेड लाइन क्रॉस कर गई? अब आगाज किसने किया और इख्तिताम कैसे हुआ, ये तो है या तो एक प्रॉपर इसके ऊपर गुफ्तगू डिबेट ओपन हो कि अगर सियासी जमात उधर तक कहीं इदारे के अंदर तो वो कैसे चलेगी। इतनी हिम्मत तो कभी नहीं रही किसी की। हम गुफ्तगू भी करते हैं तो एक एहतियात के साथ करते हैं, उस इदारे का एक इज्जत, एक एहतराम, एक सेंसिटी है कि वहां तक आप नहीं जाते, रेड लाइन क्रॉस नहीं करते हैं। और अगर वहां से कोई ओहदेदार इस हद तक अंदर आया तो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के बैठे हुए थे, वो कैसे किसी को बुलाकर कहते थे कि मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त बंदे अरेंज करके दो या बजट पास करने के लिए मैनेजमेंट करके दो? ये तो काम नहीं था उस बंदे का। क्या पार्लियामेंटेरियन ऐसे मैनेज किए जाएंगे? क्या ये स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे थे? तो ये वाइस वर्सा मामला है, क्योंकि हैंड्स इन ग्लव्स था पूरे का पूरा प्रोसीजर, तो हम कहीं एक फिक्स नहीं कर सकते। मगर फिर बात वही है, आजाद अदालतों के हाथ अहम फैसले होने चाहिए। अदालतें तय करें कि किसने लिमिट्स क्रॉस की हैं, वहां सजाएं हों और अवाम के सामने पूरे प्रोसीजर को शफाफ तरीके से होना चाहिए, ताकि माजी हमें हॉन्ट ना करे, हम माजी को गलत अंदाज में पेश ना करें। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां मान लेनी चाहिए। गलतियां मान लेना बड़ेपन की तरफ लेके जाता है, आगे ले जाने के लिए दुरुस्त रास्ते दिखाता है। सबसे अहम बात यह है। और अगर जो जनरल फैज हमीद जहां आज खड़े हैं, जाहिर बात है वो खुद भी अपने आप को देख रहे होंगे कि मैंने वो सब किया किस मकसद के लिए किया, क्यों किया, कहाँ आज पहुंचा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये पूरे मुल्क के अंदर अहम ओहदों पर बैठे बहुत से लोगों के लिए है। अभी हालिया दिनों में भी हमने एक इदारे से मुतालिक NCCIA के अंदर जो कुछ हो रहा है, और बहुत ही मतलब हमें यहाँ से कोर्स करेक्शन की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि ओहदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, तो वो वाकई कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी, वाकई कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ज़ैगम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम साहब, आप क्या कहेंगे? आयशा की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, आपने सुना, और एक मैसेज की भी उन्होंने बात की और तमाम दीगर इदारों की बात की। हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट इस फैसले के बाद एक सेट हो जाएगा? आयशा ने बहुत ही एक अहम बात की है, जो गवर्नेंस का भी एक बुनियादी असूल होता है, सिविलियन के राइट्स पे बिलखुसूस। जी नहीं, देखिए जो स्टेट के लिए काम करने होते हैं, स्टेट फंक्शनरीज, वो स्टेट के मुलाजिम होते हैं, उनकी वफादारी रियासत के साथ होती है, सिर्फ हुकूमत के साथ या किसी एक पार्टी के साथ हो ही नहीं सकती। वो स्टेट को बाई पार्टीजन अंदाज में सर्व करते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि पहले ये सारा कुछ जो हुआ वो पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टीट्यूशन के साथ हुआ, कि पूरे सिविलियन इंस्टीट्यूशन वो पार्टीजन हो गए, और बजाय स्टेट को सर्व करने के, या तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप को सर्व करना शुरू कर दिया, या उन्होंने जो अपने इंटरेस्ट थे उनको सर्व करना शुरू कर दिया, और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। अब भी कोई रोकने वाला नहीं है। आप देखिए कि हमारी सिविल सर्विसेज तबाह होकर रह गई, क्योंकि सिविल सर्विसेज स्टेट को सर्व नहीं कर रही ठीक तरीके से। और अब ये हमारे पास जो एग्जांपल आई है, वो तो एक और भी अहम इदारे से आई है, जिसने स्टेट की खातिर लड़ना होता है, स्टेट की इंटेग्रिटी को, उसकी एग्जिस्टेंशियल जो एग्जिस्टेंस है, उसके वजूद को दिफा करना होता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी रेड लाइन जो है हमें क्रॉस होती नजर आई, और उस पर ये एक्शन आया। लेकिन जो उसके बाद दूसरा सवाल है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा था, कि एक प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात तस्लीम कर रहा था कि वो एक ऐसे इदारे को, जो अहम तरीन कौमी इदारा है, और जो जिसने कौम का जो है वो इस तरीके से काउंटर इंटेलिजेंस के जरिए से मुल्क का दिफा करना है, वो इस तरह की पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए खुला तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। वो पार्लियामेंट के अंदर वोट रिगिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो पार्लियामेंटेरियंस को हाँकने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो कानून साजी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अगर ये सब कुछ हो रहा था तो उसके नतीजे में